मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, सो पावर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स स्पेशली फोकस ऑन लाइफस्टाइल डिजीज। अभी सभी लोग पूछेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज एग्जैक्टली होता क्या है, कि हम लोग लाइफस्टाइल बदलती जा रहे। जैसे हम लोग पहले के ज़माने में जो लाइफस्टाइल थी हमारी थी, हम लोग खेल कूद करते थे, घर में जल्दी आते थे, जल्दी खाते थे, जल्दी जैसे भी इंटरनेट आ गया है, वी आर कम्युनिकेटिंग होल वर्ल्ड। इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे जगह में हम लोग बात कर सकते हैं। कभी किसी को लंदन में बात करना है, यूएस में बात करना है तो पॉसिबल हो गया है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो हम लोग एक हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज करते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो डिजीज पैदा हो रहे हैं जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सो दीज आर द डिजीजेज व्हिच आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो इसीलिए मैं आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑन लाइफस्टाइल डिजीज है। पावर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट अपडेटेड प्रोडक्ट्स है, उसके यूज और माध्यम की तरफ से हम लोग हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो भी मेरे आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जो थॉट्स है या मेरे जो विचार है, ये मेरे हैं, मैंने जो संशोधन से किए है, मेरे जो कुछ पेशेंट्स ने दिए हुए, मैंने किसी फ्रेंड्स को दिए, रिलेटिव्स को दिए, मैंने जो यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स किसी लोगों को शेयर किया तो उसके बारे में। तो ये मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव आप अपने लिए, अपने मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाई यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स। पहले तो समझना है कि हम लोग को ये अपने यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, सबको मालूम है अपने प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ तो जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे काफ़ी हद से ऊपर है in terms of its contents, in terms of its vitamins, minerals, extra phytoconstituents, special phytoconstituents, special herbs। और ये सिलेक्शन इतनी ज़बरदस्त है कि जो भी मार्केट लीडर्स है उसके सामने अगर हमारा एक आध प्रोडक्ट कंपैरिजन में रहता तो अपना प्रोडक्ट काफ़ी हद तक ऊपर है, तो उसमें कुछ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इतने ताकत में और इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स अपने यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको तो मालूम है कि ये प्रोडक्ट्स है, लेकिन हाउ टू कंट्रोल लाइफस्टाइल डिजीज और रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अभी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में शुगर बढ़ जाता है, फिर आस्ते आस्ते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट ब्लॉकेज एंड फिर घुटनों का दुखना, पूरे बदन में दुखना, लो एनर्जी, ये एक के पीछे एक आने वाले डिजीजेस हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स कौन से और कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये आप जनरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से लोगों को समझा भी सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जा रहा हूँ, या नो मेडिकल टर्म्स में यूज़ करूँगा, बट जो भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं ये भी आपको ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च, 20-22 साल का रिसर्च, बहुत सारे 1000 पेपर्स के अंदर जाने के बाद और कुछ पेटेंट्स पढ़ने के बाद ये मेरा तजुर्बा है कि ये पूरे इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किए और मेरे 2-3 स्लाइड्स अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। आपको अगर स्लाइड्स समझेंगे तो आपको मैकेनिज्म समझेगा, और मैकेनिज्म समझेगा तो आपको उसका निवारण कैसा करना है ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी हम लोग लेते हैं डायबिटीज़, सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। हर घर में एक आदमी, एक या 2 आदमी तो डायबिटीज़ के पाए जाते हैं। अभी पहले शुगर होता है, मालूम पड़ता है कि बाबा ये मेरा शुगर है 100, 150, फिर हो जाता है 200, गोलियाँ बढ़ जाती है, फिर वापस शुगर बढ़ जाता है 200, 250, फिर वापस शुगर की 3-4 गोलियाँ बढ़ जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली आ जाती है, फिर इंसुलिन चालू हो जाता है। इंसुलिन के बाद शुगर कंट्रोल में नहीं आती।
अभी मैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में समझ में आए। जैसे कि आपको बुखार आया, आप यू गॉट अ फीवर, ओके, आप लेते हो क्रोसिन, कैल्पल, जो भी एंटीबायोटिक दवा है आप ले लेते हो, बुखार ठीक हो जाता है, बराबर। उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट में वापस आपको बुखार आ जाता है, फिर आप वापस एक कैल्पल लेते हो या एक क्रोसिन लेते हो, वापस बुखार ठीक हो जाता है, बट बुखार बार बार आते रहता है। तो आप क्या ट्रीट कर रहे हो? सिम्टम्स, बट उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है इन्फेक्शन। अगर आपने एंटीबायोटिक लिया या अगर आपने कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल की दवा ली तो आपका बुखार आना बंद हो जाता है। जैसे कि आपने क्रोसिन और कैल्पल लेने से आपका बुखार आना रुक गया क्या? नहीं, बट आपने इन्फेक्शन कंट्रोल किया तो आपको क्रोसिन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे कि हमारी शुगर बढ़ जाती है तो पहले हम लोग मेटफॉर्मिन से चालू करते हैं, फिर मेटफॉर्मिन ग्लाइकोलाइड चालू करते हैं, फिर एमआरएल, फिर सिटाग्लिप्टिन, फिर एनालिग्लिप्टिन, फिर एम्पाग्लिकोजिन, फिर इंसुलिन। तो हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? हम लोग सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करते हैं। सिम्टम्स से कुछ होने वाला है क्या? नहीं, इसका रूट कॉज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस is very very important and we need to understand what are the symptoms. तो अभी symptoms क्या है? Tend to be overweight, वजन मोटापा ज़्यादा होना। अभी ये वजन मोटापा ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो ये मोटापा आ गया, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये मोटापा आ तो गया, अभी कम कैसे हो रहा है? तो कम नहीं होता। आप भागते हो, दौड़ते हो, वर्जिश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, लेकिन ट्रबल इन लूजिंग वेट, तो ये साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दूसरा, भूख लगना, बार बार भूख लगना। आपको सामने पीनट्स दिखे, आपको खाने का मन किया, आपको वाटरमेलन दिखा, आपको खाने का मन किया, आपको मैंगो दिखा, आपको खाने का मन किया, जो भी कुछ चीज दिखी, यू फील लाइक ईटिंग, सो इट्स अ लार्ज एपेटाइट। दूसरा है क्रेविंग स्वीट्स आफ्टर मील्स, हमने पूरा खाना तो खा लिया, एकदम मस्त पेट भर के खा लिया, फिर किचन में गए, कुछ तो दिखा और अपने को लगा कि अभी तो स्वीट खाना चाहिए। ये भी साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये कोई भी बुक्स में मिलेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत संशोधन के बाद जो मैंने फाइंड आउट किया है कि ये सिम्टम्स है। अगर इसमें से एक आध दूसरा सिम्टम्स भी आपको दिखता है तो आप प्री डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंस या उस कैटेगरी में आ रहे हो। दूसरा है ईटिंग स्वीट्स डजंट रिलीव क्रेविंग। आपने स्वीट खा लिया, फिर भी आपको एक आध घंटे के बाद वापस लगता है कुछ तो खाना चाहिए। अभी ये खाना क्यों चाहिए मालूम नहीं है, बट ब्रेन सिग्नल देते रहता है, अरे जा कुछ खा, अरे जा कुछ। सो व्हाट इज दिस? इज इट नथिंग बट kind of insulin resistance, feeling more tired after this। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं, पहले तो जमाने में कोई लोग सोते भी नहीं थे, बट इधर तो लोग जैसे भी कुछ खाया संडे में इमीडिएटली सोने को चले जाते, बिकॉज यू फील टायर्ड। इट इज अ टायर्डनेस, अ सिम्टम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा है कि फ्रीक्वेंट थर्स्ट एंड अर्ज टू यूरिनेट, बार बार प्यास लगना और बार बार बाथरूम जाना, ये भी एक सिम्टम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हार्मोन प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, ये ओवर द पीरियड फीमेल्स में पाया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ फीमेल्स में ये सिंड्रोम पाया जाता है। अगर पीसीओएस है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो, दैट इज कोई भी उसमें दूसरा बात नहीं है। फीमेल्स हु आर हैविंग एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रीडोमिनेंस, अभी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन्स रहते हैं। ईस्ट्रोजन से लेवल थोड़ी नीचे जाती है, थोड़ी नीचे आता है, और प्रोजेस्टेरॉन से लेवल और मूड अच्छा हो जाता है। अभी प्रोजेस्टेरॉन अच्छा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, तो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाती है तो आपका मूड नीचे होता है। टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ जाती है तो आपका डोमिनेंस, मूड नीचे हो जाता है। सिमिलरली अगर मेल्स में आप देखेंगे तो लो टेस्टोस्टेरॉन, अगर मेल में टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो गई तो उनका भी मूड डाउन होगा। तो ये वाइस वर्सा है, फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ गया तो उनका मूड डाउन हो जाता है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन कम हो गया तो मूड डाउन हो जाता है। तो ये साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक्ने, स्किन
और यहाँ पे गले के पास या कोहनी के पास ब्लैकनेस आ जाना, ये नथिंग बट इसको बोलते हैं अकांथोसिस नाइग्रिकांस। टर्म्स बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। अकांथोसिस नाइग्रिकांस यहाँ पे ब्लैकनेस हो जाना, यहाँ पे ब्लैकनेस होना, यहाँ पे होना, थोड़ा यहाँ से ये जो है ये ब्लैकनिंग और डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर पा सकते हो कि छोटे बच्चे ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए तो आप समझ लेना कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होगा। हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये अगली स्लाइड्स में तो मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट मैंने एकदम सिंपल के तरीके से आपको दिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्रोसेसेस है। तो पहला प्रोसेस क्या है कि शुगर मॉलिक्यूल आया, उसको इंसुलिन अटैच हो गया, उसको इंसुलिन अटैच हो गया, कुछ तो सिग्नलिंग हो, एज ए हाइपोथेटिकल फिगर में मैं आपको मानने को बोलूँ। तो ये इंसुलिन जब बाइंड हो जाता है और ये येलो लाइट बैंड्स जो मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है वो सेल वॉल है या मसल वॉल है, ऐसे आप मान लो। इसमें टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन होता है। टायरोसिन काइनेज सोचने की जरूरत है, होता है, एक केमिकल है। तो बाजू में आपको एक गेट्स दिख रहे हैं ऐसे ही, वो गेट्स ओपन करना, उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रैप करना और अंदर छोड़ देना, ये उसका काम है। तो ये इंसुलिन बैंड जब अटैच हो जाता है ग्लूकोज को तो टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, सिग्नलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब गेट खोल दो, ग्लूकोज ले लो, ये सब सिग्नल्स चालू हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है, सेल सर्वाइवल चालू होता है, प्रोलिफरेशन चालू होता है। तो दिस पर्टिकुलर सिग्नलिंग ट्रांसलोटेड GLUT4 ट्रांसपोर्टर। अभी इसको भी आपको बाय करने की जरूरत है। कंसीडर करो ये एक गेट है, ओके, उसके ऊपर जो है वो ब्लड है, बराबर, उसमें मैंने लाल लाल कलर के डॉट्स दिखा है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो जब ये गेट ओपन कैसे होता है, ऐसे ओपन होता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ गए, अभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बंद कर लिया और फिर सेल के अंदर जो नीचे है वो सेल तो सेल के अंदर छोड़ने का प्रोसेस ऐसे होता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया। अब क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्लड में थे वो कम हो गए और कहाँ गए, मसल्स में गए या सेल्स में गए। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब ब्लड में दिखाई नहीं देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ग्लूकोज ब्लड में ही रहेंगे तो शर्करा दिखेगी, मधुमेह दिखेगा, डायबिटीज दिखेगा। अगर वो मसल में गए, अगर वो सेल में गए, अगर कुछ भी तरीके से वो मसल सेल्स अपने बॉडी में घूमते गए तो डायबिटीज दिखेगी या नहीं। अभी इसमें भी जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं सेल के अंदर तो दो प्रोसेस होती है, एक को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज। अभी कैसे है कि और सिंपल तरीके से बोलना, जैसे कि आप सेब लाए और केले लेके आए मार्केट से, तो जो 4 या 5 6 केले लेके आए तो आप एक ही साथ 6 केले खा सकते हो क्या? नहीं, आप एक टाइम 1 केला लोगे, बाकी 4 रखेंगे, एक सेब लेंगे, बाकी 4 रखेंगे। तो एक तो सेब लेंगे और एक सेब और एक केला खाएंगे, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स ग्लूकोज का बढ़ जाना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होते हैं, उससे एटीपी और पायरुवेट तैयार होता है और पायरुवेट का आगे लाइपोजेनेसिस से लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में पाया जाता है तो डरने की बात नहीं है। क्यों डरने की बात नहीं है? क्योंकि लाइपोजेनेसिस इज गुड, क्योंकि आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है। कब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चालू है, कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं रहते। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। अपने प्रोडक्ट्स बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, जो मेटाबॉलिज्म अपना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह से उसको पाया जाता है, इसीलिए ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पर है। सिमिलरली ग्लाइकोजेनेसिस ये थोड़ा सा डेंजर प्रोसेस है। तो स्टोरेज, तो ग्लूकोज अंदर आपके सेल के अंदर स्टोरेज में हो, तो ग्लाइकोजन जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशंस में मैं नहीं जाता हूँ।
आपको सिंपल प्रोसेस बताया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट किया, ग्लूकोज छोड़ दिया, सेल के अंदर आ गया, उसके बाद वापस उसका ब्रेकडाउन और उसका स्टोरेज, ये प्रोसेस है। उसके बाद अगले स्लाइड में मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब समझ लो कि ये ग्लूकोज, ग्लूकोज के नीचे एक बास्केट है, ऊपर की जो बॉल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसके बास्केट के नीचे एक चाबी जैसा मैंने रिसेप्टर्स निकाले। तो ये रिसेप्टर्स नीचे जो गोल सेल वॉल है या मसल वॉल है या कोई भी सेल, इसके अंदर ये ग्लूकोज बॉल्स को अंदर जाना है। तो ये जब एक प्रोसेस है, जैसे कि उसको बोले की और की चेन से ओपन करना, तो अभी मैंने राइट साइड में दिखाया। जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर है, जब इंसुलिन रिसेप्टर की चाबी घूम जाती है तो ग्लूकोज चैनल है वो ओपन हो जाता है, तो ग्लूकोज जो भी है वो सेल के अंदर चला जाता है, फिर वापस बंद हो जाता है। तो अगर ये सेल वाला, अभी आप लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में सब कुछ ग्लूकोज है, इंसुलिन का चाबी भी ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर्स भी ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल है, जो उसके ऊपर का सरफेस है, वो अगर घिस गया है, अगर वो घिस गया है तो इंसुलिन रिसेप्टर उसके ऊपर बैठेगा नहीं, तो वो फिसल जाएगा, और फिसल जाएगा तो अच्छी तरह से गेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि वो चाबी है, चाबी अगर घूमेगी नहीं तो ठीक तरह से गेट ओपन नहीं होगा। अगर ये गेट इतना ओपन हो जाता है, अगर वो बहुत ही छोटा हो गया तो जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अंदर जाने हैं अभी ये बहुत और सारी कैसे सिंपल तरीके से बताया। तो अभी अगले स्लाइड में और सिंपल तरीके से देता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको समझ में आया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपको क्या ट्रीट करना है, आपको ट्रीट करना है एक अपना ग्लूकोज, तो उसका रूट कॉज क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक है तो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली ठीक होने वाले। तो अभी इसके रीजंस कितने, सिर्फ 7, ओनली 7 रीजंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी कौन से है वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये स्लाइड में बार बार दिखाऊंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये अगले स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ कौन से है। ये है डाइट रिलेटेड इंसुलिन, इसमें से 4 है डाइट रिलेटेड, 2 है, अगली स्लाइड प्लीज, एक्सरसाइज रिलेटेड, और लास्ट है स्ट्रेस। तो अभी वापस हम लोग 4 की स्लाइड्स पे जाएंगे, उसके आगे वाले यस। इसमें 4 रीजंस है, मैं आपको बताया 4 डाइट रिलेटेड, 2 एक्सरसाइज रिलेटेड और एक स्ट्रेस हार्मोन। 4 डाइट रिलेटेड, 2 एक्सरसाइज रिलेटेड और एक स्ट्रेस हार्मोन। ये सिर्फ 7 रीजंस की वजह से आपको डायबिटीज होता है। अगर इनको आप कंट्रोल करेंगे तो आपका डायबिटीज निकल जाएगा। अभी डायबिटीज निकल जाना या जो भी है एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा डायबिटीज 309 है, वही मेरा कम होते जा रहा है, मैंने डॉक्टर मांजरेकर का सुना, ये मैंने चेंजेस किए हैं, कि मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए, अभी मेरा शुगर कम आ रहा है, अरे ये कैसे हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवर्सल भी पॉसिबल है, बट रिवर्सल, ये मेरा कहना है, रिवर्सल भी पॉसिबल है, लेकिन ये लाइफस्टाइल आपको करनी पड़ेगी, ये लाइफस्टाइल से आपको जीना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब रिवर्सल तब मैं बोलूँगा जब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप पास करेंगे। जैसे कि आपको 2 जिलेबी खाना है और उसके बाद 2 घंटे के बाद शुगर टेस्ट करना है। अगर वो शुगर टेस्ट नॉर्मल आया तो आप मधुमेह मुक्त हो गए, ये मेरा दावा है। अभी ये कैसे होता है ये भी आप ध्यान से सुन ले। अभी ये 4 प्रोडक्ट्स, 4 फैक्टर्स है जो डाइट रिलेटेड। सबसे पहला है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दूसरा है एसिड एंड इन्फ्लेमेशन, तीसरा है एक्सेस फैट, और चौथा है लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहले के ज़माने में हम लोग को ये मालूम भी नहीं था कि ये ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। अभी ये समझ में आ रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अभी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलेगा तो क्या, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज हैपन बिकॉज ऑफ मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आज के ज़माने में जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क चल रहा है, commercial production of milk, in the sense it is milk is coming from a dairy। तो आज जो काउस है वो प्रेग्नेंट है, उनका मिल्क निकाला जा रहा है, वापस उनको दूध के लिए वापस उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो
देयर आर ग्रोथ हार्मोन। आज उसके काऊ के पेट में बच्चा है, ये भी वो मिल्क दे रही है, बस कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। वो मिल्क बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स दे रहे हैं, तो मिल्क के अंदर वो भी आने वाला है। मिल्क प्रिजर्व करने के लिए पेस्टिसाइड्स वो भी आने वाला है। अगर गाय को कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, वो भी उसमें आने वाला है। सो अवर मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इन दिस। तो अगर मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग बंद करें, अगर मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग 15 दिन के लिए भी बंद करें, तो भी आपका शुगर नीचे आना चालू हो जाता है। अभी आप बोलेंगे इसके लिए मैं तो चाय पीने की बहुत मेरी तलब है, मुझे तो जमता ही नहीं। तो अपनी यूनिवर्सिटी में 2 प्रोडक्ट्स है, अपने यूनिवर्सिटी में चाय भी है और कॉफ़ी भी है। और अपनी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इतने ज़बरदस्त है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट विदाउट डेयरी क्रीमर, विदाउट मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अगर कॉफ़ी में आप देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे कॉफ़ी में तो दूध है, तो वो दूध नहीं है, मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो डेयरी क्रीमर, नॉन डेयरी क्रीमर है। तो अगर आप वो देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसमें एनिमल मिल्क का यूज़ नहीं किया है। सिमिलरली अपना जो यूनिवर्सिटी एक्टिवेट है उसके अंदर जियो का एक्सट्रैक्ट है, जियो का माचा का जो अर्थ है उसका है, उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन हर्ब्स विच इज़ वेल नोन फॉर योर मेकिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेंट। बेसिकली है तीसरा इधर दूसरा है जिंजर जैसे कि अदरक, तीसरा है आपका पाइपेरिन, इसका मतलब मिरी और पेपर। देन आपके पास गार्सिनिया कंबोजिया, गार्सिनिया कंबोजिया मतलब विलायती कोकम इसको बोलते हैं मराठी में, या जो कोकम करी है उसके अंदर उसमें 60% हाइड्रोक्सीसिटिक एसिड है। अभी ये 60% हाइड्रोक्सीसिटिक एसिड फैट पिघलने में काम करता है। अगर आपको कोई बोले कि इतना सब कुछ है, अभी आज जियो का मार्केट में 3-3.5 हज़ार रुपये का है, आज जिंजर आपको लेना है, पाइपर लेना है, ये सब चीज़ मिला के वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको डालना है। और नॉर्मल जो ग्रीन टी वगैरह मिलते हैं उससे भी बहुत बढ़िया स्वाद अपने एक्टिवेट में। तो एक्टिवेट अगर और कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट स्वीटनेस, विदाउट मिल्क प्रोडक्ट्स है, तो ये अगर हम लोग शुगर में यूज़ करेंगे तो हमारा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल में आ जाएगा। तो पहला मैं प्रोडक्ट का आपको बताया कि ये अगर हम लोग हमारा नॉर्मल चाय बाजू में रखेंगे और उसकी जगह पे हमारा एक्टिवेट और कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो पहला फैक्टर कंट्रोल में आ गया। अभी दूसरा पार्ट है एसिड एंड इन्फ्लेमेशन। अभी एसिड एंड इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाता है कि अगेन आई एम टेलिंग यू क्यों हो जाता है। सब लोग पूछेंगे एसिड एंड इन्फ्लेमेशन क्या होता है। सबसे 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आजकल ऑलमोस्ट 100% लोग करते हैं, इवन बच्चे भी करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है 9 बजे के पहले बहुत सारे लोग खाना नहीं खाते, तो 9 बजे के बाद ही होता है खाना, तो खाना 9 बजे के पहले होना है। दूसरा पार्ट है उसमें स्लीपिंग लेट नाइट, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स बहुत सारे चीज़ अवेलेबल है, इंटरनेट और स्क्रीन का टाइम बढ़ गया है, टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। दूसरा पार्ट है हैविंग डिनर आफ्टर 9 के अलावा स्लीपिंग लेट एट नाइट। एनिमल फूड्स तो मैंने पहले ही बोल दिया है। अभी ये सब कैसे आप पहचान सकते हो, तो उसमें एक टेस्ट होती है HSCR की, आप इंटरनेट पे डाल के देख सकते हो। तो HSCR की अगर आपको ज़्यादा आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा एसिड एंड इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज़्यादा है, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली। अभी इसके लिए प्रोडक्ट कौन सा है, आप इमीडिएटली सोचेंगे इसके लिए प्रोडक्ट कौन सा है। तो अगर इसका एसिड एंड इन्फ्लेमेशन आपको कम करना है तो अपना प्रोडक्ट है सुपर क्लोरोफिल। ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। सुपर क्लोरोफिल में क्या होता है कि अपना जो pH है वो एसिड से सीधा अल्कलाइन की तरफ है, तो बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स गोइंग ऑन अल्कलाइन साइड। तीसरा जो फैक्टर है वो एक्सेस फैट इज नथिंग बट च्युइंग गम इफेक्ट। आप किचन में गए, पीनट्स खा लिए, उधर टूट गए, बटाटा वटा खा लिए, वहाँ टूट गए, पिज़्ज़ा खा लिए, बर्गर लिया, सो वी आर गो ऑन, सो च्युइंग गम इफेक्ट अपना चालू रहता है। तो अगर एक्सेस फैट इज नथिंग बट व्हाट आई एम सेइंग इज आपका हाइट इन इंचेस, अगर मेरा हाइट है 5.4 इंचेस, मैं 64 इंचेस का हूँ, तो मेरा डेली और मेरा वेस्ट जो है वो 32 का होना चाहिए, बराबर एग्जैक्टली हाफ ऑफ योर हाइट। अगर आप 65 के है तो 32.5 है,
अगर आप 68 के हैं तो 34। तो ये आपकी हाइट के हिसाब से आप देखते जाना। आप मांगता है तो नोट कर लेना। आपका जितना हाइट इन इंचेस उसका हाफ आपका ये होना चाहिए बेस्ट। अगर ये है तो ये आप ठीक है, नहीं तो मैं एक टिपिकल टर्म्स करता हूँ। थीन फैट इंडियन, तो आदमी थीन रहता है लेकिन बेबी की जगह पे थोड़ा थोड़ा जरा ज़्यादा फैट है, तो ये थीन फैट इंडियन टिपिकल इंडियन है, विच इज़ अ डेंजरस साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और चौथा लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें तो अपनी इम्यूनिटी के हर प्रोडक्ट्स बादशाह है। अभी आप देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा विटामिन, छोटा छोटा मिनरल तो इतर प्रोडक्ट और इतर ब्रांड्स डालते भी नहीं और सोचते भी नहीं। इतने प्रोडक्ट्स हम लोग ने हमारे यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत सोच के बहुत अच्छे डाले। जैसे कि अभी कैल्शियम अपना प्रोडक्ट है, उसके अंदर बोरॉन है, मैंगनीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने डाले विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम भी है बट वो कैल्शियम लैक्टिक फॉर्म में, हमने एस्कॉर्बिक एसिड है बट वो एल एस्कॉर्बेट फॉर्म में। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप देखेंगे तो विटामिन K2 और D2 कोई भी सोचता भी नहीं बट वो डाला हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में और मैं एक्सरसाइज रिलेटेड आपको बताऊँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है 4 प्रोडक्ट्स तो आप समझ गए डाइट रिलेटेड। आपको जिन प्रोडक्ट बंद करने हैं और 15 दिन के करके 15 दिन के लिए बंद करो, आप देखो आपका शुगर लेवल डाउन होएगा। आप दूसरा जो है वो आपका एसिड एंड इन्फ्लेमेशन, उसके लिए चाय अपना और क्लोरोफिल ये थोड़ा यूज़ करो। तीसरा जो है मैंने आपको बोला कि आपका एक्सेस फैट वो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने सभी प्रोडक्ट्स। अभी पांचवा जो प्रकार है वो स्टैग्नेटेड लीफ और लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ। अभी स्टैग्नेटेड लीफ एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये अपना हार्ट है, हार्ट में से आर्टरीज से निकलता है, आर्टरीज से अपने ऑर्गन की तरफ जाता है, आर्टरीज से आर्टेरियोस वो डिवाइड होता है अपने हाथ तक के माइक्रो आर्टरीज तक पहुँच जाता है। अभी ये 100% जो ब्लड अपने हार्ट से निकला है, छोटी छोटी कोशिकाओं से हाथ तक जाता है। उसके बाद अशुद्ध जो रक्त है वो अपने वेन से अपने वापस हार्ट में आ जाता है। अभी जो 100% गया वो 100% वापस हार्ट के पास आता नहीं है। उसमें से 10% 5% ब्लड अटका रहता है। सो स्टक blood between arteries and veins which do not go to the heart is known as stagnated lymph. अभी ये stagnated lymph in the sense it is the lymph nodes जो अपने यहाँ पे पीठ में कहाँ पे because of not exercise ये stagnated lymph है। इसको क्या करना है, टैप करना है, रब करना है। जो भी चीज़ है वो मूवमेंट्स करेंगे तो ही ये stagnated lymph जाएगा। अगर ये इसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कौन सा इंपॉर्टेंट है, एंटी एक्सरसाइज, स्टेयरकेस एंड स्टेयरकेस गोइंग डाउन। तो ये बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज है व्हिच यू कैन डू। दिस इज नॉट डाइट रिलेटेड बट दिस स्टैग्नेटेड लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज़ आपको अगर ये नहीं समझी होगी, बहुत सारे चीज़ें नहीं है, ये मेरे अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूँ। स्टैग्नेटेड लिंक के लिए मेरे पास कुछ एक्सरसाइज है which you can talk later on, but at this moment lack of muscle strength। अभी lack of muscle strength means अपने पास muscles है लेकिन वो सलमान खान, हिमा, ऋतिक रोशन जैसे नहीं है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि समझो अगर मैं ऐसे भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मान लो कि मेरे हाथ में कुछ 1 लीटर या 2 लीटर का बॉटल है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो अपना मूवमेंट्स क्या होगा, जैसे कि एक वेट उठाने वाला मूवमेंट है। तो एक मन में एक विचार आता है कि नहीं मेरे को मसल को स्ट्रेंथ देना है। तो मसल कोई भी एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो सिंपल ऐसे नहीं करना। सोचो कि मैं कुछ बहुत बड़ा वजन उठा रहा हूँ, तो ये मसल को स्ट्रेंथ देता है और मसल को स्ट्रेंथ देता है तो नेचुरली द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड गोज टू द मसल लेवल। नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। हर एक आदमी को स्ट्रेस है, हर एक आदमी के अनुसार स्ट्रेस बड़ा और कम है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन बहुत ही काम करता है आपका शुगर बढ़ाने का और कम करने का। नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड जा रहा हूँ कि बेसिक रिपेयर ऑफ करंट बॉडी सिचुएशन। अपने यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट्स है तो ये तो डिज़ाइन तो परफेक्टली की है
तो अभी कौन से प्रोडक्ट्स आपको स्पेशली फ्रॉम डायबिटीज एंगल में है बोल रहा हूँ। अभी मैं ये डायबिटीज क्यों लिए क्योंकि डायबिटीज में डायबिटीज रिलेटेड सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आपको अगर आपको अगर सोचना है कि मुझे मेरा डायबिटीज और शुगर कंट्रोल में लाना है तो पहले फोकस करो नो एनिमल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। एक 15 दिन करके देखो, अपना एक्टिवेट या कॉफी पियो और अपना शुगर कम आता है नोट करो। आई एम श्योर 100% विल नोट दैट बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग ऑफ मिल्क एंड प्लस मेरा वजन कम होते जा रहा है। बट इम्पोर्टेंट ये है मिल्क लेना ज़रूरी है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी है फॉर आवर मसल स्ट्रेंथ। मैंने नीचे डाला है इंक्रीज प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिशन के लीन है। तो लीन में आपके पास वे प्रोटीन है, देयर आर सो मेनी फाइबर्स। सबसे ज़्यादा फाइबर रहने वाला प्रोडक्ट अपना लीन है, इसमें 5 ग्राम फाइबर है। जैसे 5 ग्राम में से मैं अगर आपको बोलूँ तो सोल्यूबल फाइबर जो है वो लगभग 3.5 है और 1.5 ग्राम्स इनसोल्यूबल फाइबर है। अगर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर में क्या होता है, व्हेन यू शुड हैव 3.5 grams of soluble fiber, तो ये एक म्यूसिलेजिनस और गम जैसा काम करता है। तो ये गम एक मेश तैयार करते हैं। तो ये इसमें से जो भी आपने पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाया तो ये या म्यूसिलेजिनस मास में ट्रैप हो जाता है। पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल है वो बॉडी के सिस्टम्स में एब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल और एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को स्टॉप इसलिए करके बोलना बट आपको अगर मसल बिल्ड करना है तो हमारे इसमें प्रोडक्ट्स है और वो है लीन। तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ सुपर अगेन एसिड एंड इन्फ्लेमेशन। जैसे एसिड एंड इन्फ्लेमेशन बोला कि अपना मसल किस में जैम हो जाता है, पता है क्यों होता है? क्योंकि इट इज समथिंग लाइक स्वेलिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो वो जैम जैसे हो जाता है, फूट जाता है ना, तो वो फूटने का जो कारण है वो बरसात की वजह से। तो सिमिलरली अगर हम लोग हमारा बॉडी के अल्कलाइन पे रहे तो हमारे सब गेट्स इजीली ओपन हो जाएंगे, ग्लूकोज मूवमेंट्स इजीली हो जाएगा। तो ये प्रीमियम सुपर क्लोरोफिल अपना बॉडी का फ्लूइड्स टेकिंग ऑन बेसिस है। देन we have an excellent product which is known as calcium magnesium complex. Why calcium is important? Because calcium lactate is there. Then magnesium citrate is there as a source of magnesium. Then zinc gluconate is there as a source of zinc. Calcium ascorbate is there as a source of L-ascorbic acid. Then boron amino acid is there as a source of boron. And apart from this, vitamin B2 and K2 ये अभी तक किसी ने डाला ही नहीं है। पूरी दुनिया में आप प्रोडक्ट्स डाल उठा के देखो तो कैल्शियम, देयर आर सो मेनी कैल्शियम फॉर्मुलेशन बट बायो अवेलेबिलिटी और बायो डिस्ट्रीब्यूशन और बायो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू 100% एब्सॉर्ब करने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप लोग 100% एब्सॉर्ब किया तो इसमें से 10% शायद ऑर्गन से या सेल लेवल पे